सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, भारत के जो संविधान है उसमें किस प्रकार से हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, इन तथ्यों के बारे में आज हम जानकारी रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जानकारी रखना चाहें कि मौलिक अधिकार क्या है। इसको जानने से पूर्व आप ये जान लीजिएगा कि अधिकार क्या है। अधिकार का यहाँ पर जो संदर्भ है वो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिन्हें एक व्यक्ति अपनाकर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यह जो परिभाषा है ये लास्की द्वारा दी गई है। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि अधिकार वह मांग या दावा है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। यह जो परिभाषा है यह बोशांकी की परिभाषा है। तो इसमें आप अपने अनुसार बता सकते हैं कि अधिकार वह परिस्थिति है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास करता है। इससे पहले जो शब्द जुड़ा हुआ है मौलिक का अर्थ होता है जरूरी। जिस प्रकार से हमारे लिए भोजन जरूरी है, हमारे लिए शुद्ध वातावरण जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, इसी प्रकार से हमारे लिए अधिकार भी जरूरी है। इसलिए इनके आगे जो शब्द जुड़ा हुआ है मौलिक जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। अब हम बात करें भारत के संविधान के बारे में। भारत के संविधान में हमें मूल रूप से 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से हम बात करें भारत का जो संविधान है, संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। यदि हम इनके वर्गीकरण के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक यहाँ पर मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे इस वर्गीकरण को शुरुआती दौर में आप जानना चाहें तो आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि शुरुआत का जो हमें अधिकार मिला हुआ है वो है राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद में दूसरा जो राइट्स है हमारा इसके बाद में दूसरा हमारा जो अधिकार है वो है राइट टू लिबर्टी, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इसके बाद में तीसरा हमारा जो अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। इसके बाद में चौथा हमारा जो अधिकार है वो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। इसके बाद में पांचवा जो हमें अधिकार मिला हुआ है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ये है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। यद्यपि अब ये अधिकार है ये भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों में इसका वर्णन नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है और वह है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये है अनुच्छेद 32। तो यहाँ वर्तमान समय में भारतीयों को जो अधिकार प्राप्त हैं वो मुख्यतः यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी का है वो अभी मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, जो अनुच्छेद 300A में उसका वर्णन किया गया है। अब हम इनके विस्तार के बारे में जानेंगे। जैसे शुरुआत में हम बात करें राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। यहाँ पर अनुच्छेद 14 है वो बात करता है राइट टू इक्वलिटी के बारे में ही, और इसमें अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के समस्त नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। भारत में जितने भी नागरिक हैं वो सभी कानून के समक्ष एक समान है। कानून जब भी व्यवहार करेगा तो किसी भाषा, धर्म, जाति, गोत्र, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि जो बातें कानून में लिखी होंगी उन्हीं बातों को वो मानेगा।
इसके बाद में आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो बात करता है वो बात करता है सोशल इक्वलिटी के बारे में, सामाजिक समानता के बारे में। यहाँ पर राज्य को निर्देश दिए गए हैं। राज्य का अर्थ यहाँ पर है केंद्र सरकार या यहाँ पर राज्य सरकारें जो भी बनाई गई हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि राज्य हैं वो अपने नागरिकों के साथ रिलीजन, क्रीड, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर अपने नागरिकों के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। धर्म है और यहाँ पर रंग भेद के बारे में हम बात कर रहे हैं। रंग के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर, जो जन्म स्थान है उसके आधार पर राज्य किसी भी प्रकार से नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है और वह है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता के बारे में बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसमें विशेषकर बात की गई है कि भारत के समस्त नागरिकों को अपनी उन्नति करने के एक समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उनके साथ में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में वर्णन करता है अनुच्छेद 16। इस अनुच्छेद 16 है, यहीं पर ही रिजर्वेशन के बारे में भी बात की गई है। और यहाँ पर अनुच्छेद 16 का सब क्लास 4 और अभी जो नया जोड़ा है अनुच्छेद 16 का सब क्लास 5, जिसमें जो जनरल कैटेगरी थे उनको भी 10% रिजर्वेशन यहाँ पर दे दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट है और वह है, इसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो बात की गई है वो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, जिसे आप कह सकते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। भारत में कोई भी नागरिक व्यवहार में किसी भी प्रकार से छुआछूत, अस्पृश्यता को नहीं अपनाएगा। यदि वह ऐसा करता है तो ये एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में जो बात की गई है वो बात की गई है और इसमें विशेषकर जो वर्णन किया गया है वो है अबोलिशन ऑफ टाइटल। जो उपाधियां हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। भारत के संविधान में यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है, इससे पहले जो भी उपाधियां अंग्रेजी सरकार के माध्यम से दी जाती थी, जैसे अंग्रेजी सरकार है भारतीयों को राय साहब, केसरी, खान साहब, राय बहादुर, इस प्रकार की उपाधियां वितरित करती थी। अब ये उपाधियां कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ में प्रयुक्त नहीं करेगा और इस अनुच्छेद में इन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है। यद्यपि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कार भी 1973 में जनता दल की सरकार थी, उन्होंने बंद कर दिए थे। उन्होंने भी कहा था कि ये जो पुरस्कार है ये समाज में असमानता क्रिएट करते हैं, असमानता बनाते हैं, परंतु 1980 में इन्हें पुनः लागू कर दिया गया था। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ में शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियों का प्रयोग कर सकता है, अन्य कोई उपाधियां हैं उनका प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, हमें जो अधिकार मिला हुआ है वो है राइट टू लिबर्टी, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब हम यहां पर बात करें अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 19 में विशेषकर 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं। इनको यदि हम विस्तार से जानना चाहें तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्वतंत्रता मिली हुई है वो है बोलने की स्वतंत्रता, आप विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप विचार अभिव्यक्त करते हैं तो निश्चित रूप में आप एक स्थान पर इकट्ठा भी होंगे। तो यहाँ पर पीसफुली असेंबल विदाउट आर्म, आप बिना हथियारों के किसी स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं। ये स्वतंत्रता भी हम सबको मिली हुई है। इसके बाद में हम बात करें वो है कि संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, कि भारत का कोई भी नागरिक है वो अपना संघ या समुदाय बना सकता है, ये स्वतंत्रता मिली हुई है। चौथे नंबर पर है कि भारत के किसी भी भाग में जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति है वो भारत के किसी भी भाग में यात्रा कर सकता है, तो ये स्वतंत्रता मिली हुई है। पांचवी स्वतंत्रता है वो है भारत के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता,
किसी का प्लान हो गया है कि हमें वहां रहना है तो वहां रह भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी दूसरे राज्य का है तो उसको संबंधित जिस राज्य में वो रह रहा है उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, नो। ठीक है, तो ये बातें यहां पर बताई गई है। इसके बाद में नेक्स्ट है और वह है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। यद्यपि अब ये संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है, ये संविधान के मौलिक अधिकारों में अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। मौलिक स्वतंत्रताएं जो अभी आपको ये बताई जा रही हैं, छठे नंबर की स्वतंत्रता थी ये अभी संविधान का पार्ट, संविधान के मौलिक अधिकारों में ये नहीं है। इसके बाद में है कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। भारत के जो समस्त नागरिक हैं वो कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं। तो ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मूल रूप से संविधान में दी गई थी। यद्यपि जो अभी आपको जो बताई गई है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, ये संविधान का अभी जो भाग है, संविधान के मौलिक अधिकार है, उसमें ये शामिल नहीं है। इसके बाद में अनुच्छेद 20 जो बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसका अर्थ ये हो गया कि जहां कानून लागू है और कोई व्यक्ति उस कानून को तोड़ता है तो उसी व्यक्ति पर वो कानून लागू होगा और उस व्यक्ति को सामान्यतः सजा उस कानून के अनुसार दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कानून आज तोड़ता है और यहाँ पर कोई कानून लागू भी नहीं था, बाद में उस कानून के लिए संबंधित जो क्षेत्र है उसके लिए कोई दंडनीय अपराध उसको बना दिया गया और फिर उसको कहा जाए कि आपने ये कार्य किया तो आपको ये सजा दी जाए। जैसे आप सोचिएगा कि हमारे यहाँ पर पराली जलाना है, इसको पहले एक क्राइम नहीं माना जाता था, लेकिन अब ये क्राइम हो गया है। यदि कोई व्यक्ति 1980 में किसी ने कोई पराली जलाई हो और उसकी कोई वीडियो दिखाए और कहे कि इस व्यक्ति ने ये पराली जलाई है, तो और आज का जो समय है, आज के समय में तो उसको लिए दंडनीय अपराध बना दिया गया है और कहे कि इस व्यक्ति ने 1980 में पराली जलाई थी, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि उस दौरान वो कानून लागू नहीं था। तो उस किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब माना जाएगा जब अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन उसने किया हो। इसके बाद में है अनुच्छेद 21 जो बात करता है कोई भी व्यक्ति है उसके राइट टू लाइफ के बारे में, जीवन के अधिकार के बारे में। भारत के समस्त जो नागरिक हैं वो जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की। कि यदि किसी पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस लगे हुए हैं, अपराधी से संबंधित कोई मुकदमे उसके ऊपर दायर हैं, तो सामान्यतः और उस अपराध में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सकता है, तो वहां पर तो उसको सजा दी जा सकती है, उसको उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अदरवाइज किसी अन्य संदर्भ में व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी में ही एक और आर्टिकल्स जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो 21 का सब क्लाज है ए, उसमें ये जोड़ा गया है कि भारत के जो समस्त नागरिक है उनको शिक्षा का अधिकार उनको प्राप्त है। 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया था। इसके बाद में है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो बात करता है वो डिटेंशन के बारे में बात करता है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति है यदि उससे कोई क्राइम हो जाता है तो उसके संरक्षण के बारे में ये बात करता है, व्यक्ति के संरक्षण के बारे में, डिटेंशन के बारे में बात करता है। जैसे सपोज कीजिएगा इसमें जो बातें बताई गई हैं वो विशेषकर इस प्रकार से हैं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस उस व्यक्ति का उसको क्राइम बताएगी, उसका अपराध बताएगी कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जाता है। तो सामान्यतः पुलिस किसी भी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो इसमें ये अधिकार मिल गया व्यक्ति को कि वो पूछ सकता है पुलिस से कि उसने क्या क्राइम किया है, किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद में इसी में ही है कि जिस भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट है या जो भी संबंधित अथॉरिटी उसमें शामिल है उसके समक्ष उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करे और उसको अनिश्चित समय पर जेल में डाल दे, नो।
उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर वहां पर मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके साथ में इसमें एक और जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई क्राइम हो जाता है तो वह व्यक्ति अपना मनपसंद वकील कर सकता है। तो ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये अनुच्छेद 22 में मिली हुई है, जिसमें व्यक्ति को संरक्षित यहां पर किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमें अधिकार मिला हुआ है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। भारत के समस्त जो नागरिक है उनको शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। जैसे इसमें अनुच्छेद 23 के बारे में ही हम बात करें, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव व्यापार और किसी भी व्यक्ति को बेगार पर नहीं रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति है उसका मानव व्यापार नहीं किया जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी। जिस प्रकार से कि ये व्यक्ति है इसका मोल लगा दिया है, इसको बेचा जा रहा है, इस प्रकार से ये जो कार्य हैं ये बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ पर भारत के जो नागरिक है उनका ये मौलिक अधिकार है कि किसी भी प्रकार से मानव व्यापार नहीं किया जाएगा, मनुष्य को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। इसके साथ में इसी में ही जो वर्णन किया गया है वो इस प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति है उसको बेगार पर नहीं रखा जाएगा। बेगार का अर्थ यहाँ पर है बिना कीमत दिए। कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके बदले उसको उसका परिश्रम दिया जाएगा, उसका मेहनताना उसको दिया जाएगा, जो अमाउंट उसका बनता है, जो मजदूरी उसको बनती है वो उसको दी जाएगी। इसके बाद में अनुच्छेद 24 है, यह बात करता है कि भारत में 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। उनसे कोई कारखाना इत्यादि है ऐसे कार्य उनसे नहीं करवाए, कारखानों में कारखाने हैं उनमें कार्य उनसे नहीं करवाया जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर अनुच्छेद 24 में बताई गई है। इसके बाद में है हमें जो चौथा राइट्स मिला हुआ है वो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो यहाँ अनुच्छेद 25 के बारे में हम बात करें तो अनुच्छेद 25 बात करता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति है कोई भी धर्म अपना सकता है, उसे फ्रीडम है अडॉप्ट एनी रिलीजन, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता उसको प्राप्त है, उस धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता उसको प्राप्त है, उस धर्म के रूल रेगुलेशन जो होंगे उनको मानने की उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके साथ में उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, वो उनका प्रचार कर सकता है अपने धर्म के बारे में। तो ये स्वतंत्रताएं नागरिक को दी गई है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 जो बात करता है वो है मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। कोई भी व्यक्ति है वो अपनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनको मैनेज कर सकता है, उनका प्रबंधन करना, उनके लिए धन जुटाना इत्यादि, ये उनको स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 जो बात करता है वो रिलीजियस टैक्स के बारे में बात करता है। जैसे अभी रिसेंटली ही आप जानना चाहें, हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने अभी 1 फरवरी को ही हमारे देश में वित्त बजट है, जो बजट सामान्यतः आप कहते हैं, वो प्रस्तुत किया। और इसमें उन्होंने, आपने देखा होगा कि किसी प्रकार से धार्मिक टैक्स के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें इस बात का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 27 में कि भारतीयों पर किसी भी प्रकार से कोई धार्मिक टैक्स नहीं लगाया जाएगा। रिलीजियस टैक्स है वो किसी भी व्यक्ति पर नहीं लगाया जाएगा कि हम इस धर्म के लिए नागरिकों पर ये टैक्स लगाया जाएगा, ऐसा नहीं किया गया है। इसके साथ में व्यक्तियों को यहाँ पर धार्मिक चंदा देने की भी मनाही की गई है। कोई भी व्यक्ति आपसे धर्म के नाम पर कोई चंदा नहीं ले सकता है, आप उनको मना कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है। इसके साथ में हम नेक्स्ट में बात करें और वो है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 जो बात करता है वो विशेषकर है कि किसी भी प्रकार से शिक्षण संस्थाओं में जो रिलीजियस एजुकेशन है, धार्मिक शिक्षा है, वो नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ ये है कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो
किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा प्रायोजित जो शिक्षा होती है, जैसे हरियाणा में हम बात करें, हरियाणा बोर्ड जो बना हुआ है, और यदि दिल्ली में बात करें तो दिल्ली बोर्ड जो बना हुआ है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो संचालित होते हैं उनके द्वारा जो प्रायोजित सिलेबस होता है यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, उन्हीं को ही वो बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर भी इस बारे में वर्णन किया गया है। इसके बारे में अनेक प्रकार के डिसीजन आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में अनेक प्रकार की व्याख्याएं करते रहते हैं। यद्यपि ये डिबेट का विषय भी है, लेकिन संविधान में इसके बारे में कहा गया है कि किसी भी प्रकार से बच्चों को केवल और केवल रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाए। इसके बाद में हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो 5वां अधिकार है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 जो बात करता है वो बात करता है कि भारत के नागरिकों को, विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वे अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। अपनी उनकी जो स्कल्पचर है, लिपि है, उसको वो बनाए रख सकते हैं, उनकी भाषा को बनाए रख सकते हैं। इसके साथ में वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति पर कोई भी जबरदस्ती है, वो संस्कृति या भाषा है, वो नहीं थोपी जा सकती है। सभी नागरिक हैं वो अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, विशेषकर माइनॉरिटीज जो वर्ग है, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके लिए। अल्पसंख्यक यहाँ पर विशेषकर धर्म और भाषा के आधार पर है, और फिर भी कई बार सुप्रीम कोर्ट किसी एक सेक्ट को भी अल्पसंख्यक वर्ग मान लेता है। जैसे आर्य समाज है, उसके अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज को भी एक अल्पसंख्यक वर्ग ही माना, और उसके अनेक प्रकार की संस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में डिसीजन करता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 30, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं वो स्थापित कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता उनको मिली हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, अनुच्छेद 31। यद्यपि अब वो संविधान का पार्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यह 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1978 में भारत के संविधान का जो मौलिक अधिकार है उससे उसको रिपील कर दिया गया, उससे उसको हटा दिया गया, और अभी ये केवल एक विशेषकर हम कहते हैं कानूनी अधिकार है, और ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 300 और उसका सब क्लास है ए में, अभी ये जोड़ा गया है। तो अभी राइट टू प्रॉपर्टी है, एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है जो अभी हमें मिला हुआ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 ये बात करता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 है, ये बात करता है कि यदि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो आपको यहाँ बताए गए हैं, जितने भी अधिकार आपको ऊपर बताए गए हैं, 5 अधिकार जो आपको मिले हुए हैं, छठा ये हो गया है, इनका यदि किसी भी प्रकार से हनन होता है, कोई उनको एनक्रोच करता है, कोई उन पर अतिक्रमण करता है, कोई आपसे वो अधिकार छीनता है, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील डाल सकता है। यहाँ पर प्रभावित व्यक्ति भी डाल सकता है। PIL के बारे में हम बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई दूसरा व्यक्ति भी डाल सकता है। और तीसरा, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी संज्ञान लेकर उस मामले को सुलझा सकता है, उस मामले पर स्वयं ये संज्ञान ले सकता है, कोग्निशन जिसे हम कहते हैं, और स्वयं उसके बारे में कोई डिसीजन भी कर सकता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के प्रलेख जारी करता है, जिसमें बंधी प्रत्यक्षीकरण है, और उसके बाद में परमादेश है, उसके बाद में यहाँ पर प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षण है, कोवारंटो है। इनके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो आज हमने बात की है मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण के बारे में। यहाँ पर यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें YouTube पर कमेंट कर सकते हैं।
धन्यवाद।